स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे एग्जीक्यूटिव के बारे में, और एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ साथ एक अहम जो एग्जीक्यूटिव होता है वो हमारे देश में, जिसे फॉर्मल या जिसे सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, वो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट जिसे बोलते हैं। सारे काम भारत में इन्हीं की अनुमति से किए जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है भारत के संविधान में आर्टिकल 52 में कि भारत के सारे काम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस, एड मैंने सलाह, एड मैंने सहायता, एडवाइस मैंने सलाह से करेगा। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की अनुमति के बिना, फॉर्मली तो यही कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की सलाह के बिना प्रेसिडेंट कोई काम नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में मैं बता देती हूँ आपको। उसका चुनाव एक कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, इलेक्टोरल कॉलेज जिसे बोलते हैं एक चुनाव कॉलेज। और इसमें कौन कौन शामिल होता है ये आप ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं। इसमें इलेक्टेड मेंबर ऑफ, इलेक्टेड बोला भाई मैंने, इलेक्टेड जो लोकसभा के 2 मेंबर जिन्हें राज्य प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है वो उसमें भाग नहीं लेते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं, राज्यों की लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर मतलब एमएलए, और दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि इनमें भी विधानसभाएं है ना, दिल्ली और पुडुचेरी में। अभी एक और यूनियन टेरिटरी है जिसमें चुनी विधानसभा होगी, जम्मू कश्मीर, वो भी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो आप ये लिख लेना, कौन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के मेंबर इसके इलेक्टोरल कॉलेज में, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। मतलब उनके द्वारा इनकी नियुक्ति होती है प्रेसिडेंट की। उसके बाद जो नियुक्ति करने के बाद एक और है कि ये कितने साल तक, 5 साल तक अपने ऑफिस में रहते हैं, दोबारा री इलेक्ट हो सकते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है हमारे देश के संविधान में। लेकिन हमारे देश की परंपरा ये कहती है कि 2 बार अगर कोई भी राष्ट्रपति बने उसके बाद वो इलेक्शन ना लड़े। ये राजेंद्र प्रसाद के समय हमारी परंपरा बन गई थी और यही चला रहा है। वाइल द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत ही अच्छी फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। लोकसभा में सरकार का नेता कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। और प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, और स्टेट यहाँ भारत राज्य है। मैंने बताया था ना कि पॉलिटिकल साइंस की भाषा में स्टेट का मतलब कोई हरियाणा, पंजाब, प्रोविंस नहीं होती। स्टेट का मतलब इंडिया होता है। तो भारत का जो हेड है वो प्रेसिडेंट है। इवन ये भी माना जाता है कि पहला फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट को ही माना जाता है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर। हमारे देश में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो नॉमिनल, नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे स्टैंप लगा देते हैं ना कि काम आया प्राइम मिनिस्टर और उसने फाइनल किया, यहाँ स्टैंप लगी किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, और बस इतनी ही पावर है। हाँ, ये है कि वो प्रपोजल को वापस भेज सकता है विचार के लिए, वो अलग बातें हैं। प्रपोजल को मानना या मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, प्रेशराइज नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। हमारा जो प्रेसिडेंट है वो ब्रिटेन की क्वीन की तरह काम करता है, बट क्वीन से थोड़ी सी ज्यादा पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। हु फंक्शन आर टू ए लार्ज एक्सटेंट सेरेमोनियल। उनके जो
पावर है वो सेरेमोनियल है, जिस तरह से उत्सव होता है, दिखावा होता है, इसी तरह उसकी भी औपचारिक है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। प्रेसिडेंट सभी संस्थाओं की सुपरविजन करता है, उन्हें देखता है कि ये सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही, सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, ताकि राज्य की का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। लोगों का कल्याण एक ऑब्जेक्टिव है, डेमोक्रेसी का ऑब्जेक्टिव है, तो जो प्रेसिडेंट है वो इस बात में सुपरवाइज करता है कि सभी जो अंग है, कार्यपालिका, विधान पालिका, जुडिशरी, वो सही ढंग से काम कर रही है नहीं। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। प्रेसिडेंट लोगों द्वारा सीधे रूप से नहीं चुना जाता, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं चुना जाता, बट उसकी पार्टी चुनी जाती है। पार्टी को पता होता है, लोगों को पता होता है कि इस पार्टी का प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। बट प्रेसिडेंट की कोई पॉलिटिकल पार्टी वैसे तो होती है, मतलब जैसे बीजेपी है, कैंडिडेट खड़ा करती है, उसको पता है। हमेशा हमारे देश में ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट होता है वही जीतता है। एक बार ऐसा हुआ था, वो आप +2 में पढ़ोगे कि किस तरह से प्रेसिडेंट रूलिंग पार्टी का ना होकर प्रधानमंत्री का अगर कैंडिडेट है वो जीत जाता है। बट अक्सर ये है, सच्चाई ये है कि जिस पार्टी का जो पार्टी सत्ता में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, उसी का प्रेसिडेंट, उसी पार्टी का प्रेसिडेंट या उसी के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति ही जीत जाता है। जरूरी नहीं हो उसकी पॉलिटिकल पार्टी का, जैसे APJ अब्दुल कलाम है, उसको अटल बिहारी लेके आए थे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, बट वो बीजेपी का कैंडिडेट था उस टाइम। जो प्रेसिडेंट है, क्यों जीतने की संभावना रहती है जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है? इसलिए होती है क्योंकि सेंटर में लोकसभा में बहुमत होता है उस पार्टी का, और लोकसभा में बहुमत है तो MP ज्यादा वोट देंगे, और ज्यादा से ज्यादा MP वोट देंगे तो वही प्रेसिडेंट जीतेगा ना। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड, देखो मैंने बताया था ना क्राइटेरिया क्या है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट्स टू विन, और मेजोरिटी चाहिए। देखो सरकार बनाने के लिए मेजोरिटी सीट की जरूरत होती है। MLA या MP का इलेक्शन जीतने के लिए सबसे ज्यादा वोट की जरूरत होती है, लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति को जीतने के लिए मेजोरिटी चाहिए, मतलब 100 वोट हैं तो 51 वोट तो उसको चाहिए। आगे बात समझ में? एक वोट की तरह MLA MP वोट नहीं डालते। एक MLA और MP की वोट की कीमत 2300-2400 हो सकती है, 2324 वोट के बराबर होती है। वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम हमारे यहाँ, उसके तहत इनकी गणना होती है, ठीक है। उसके बाद है ए कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट ए मेजोरिटी ऑफ वोट टू विन द इलेक्शन। 35 साल उम्र होनी चाहिए वही प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए। दिस इंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन। एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन। प्रेसिडेंट के पास और प्राइम मिनिस्टर के पास पावर का इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली रूप से चुना जाता है, बट जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पास डायरेक्ट मैंडेट होता है जनता का, ठीक है ना, इसलिए उसके पास ज्यादा पावर होती है। दिस इंश्योर दैट शी रिमेन्स ओनली ए नॉमिनल एग्जेक्टिव। इस वजह से जो राष्ट्रपति हैं वो एक नॉमिनल औपचारिक हेड ही होता है, ज्यादा पावर उसके पास नहीं होती। द सेम इज ट्रू टू द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी के बारे में, प्रेसिडेंट के पावर के बारे में यही है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लो कि सारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज उनके नाम पर तो की जाती हैं, 52 आर्टिकल में लिखा हुआ है, बट सारी जो पॉलिसीज का डिसीजन है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब तय करता है आपका राष्ट्रपति कि किस तरह से काम करना है। और ये आपको ये चेहरा भी आप जानते होंगे, ये चेहरा भी आप जानते होंगे, ये प्रणब मुखर्जी हैं और ये नरेंद्र दास मोदी हैं,
भारत रत्न दिया गया था बाद में प्रणब मुखर्जी को, और नरेंद्र दास मोदी जो हैं वो अब भारत के 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तब से वो लगातार हैं। अभी जो प्रेसिडेंट है वो रामनाथ कोविंद है, और प्रणब मुखर्जी की डेथ भी हो चुकी है, आपको पता ही है, अभी पीछे ही इनकी डेथ हुई थी। उसके बाद कैसे कैसे सिस्टम काम करता है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा जुडिशरी का काम, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर, ये वो काम है जो राष्ट्रपति करता है। भाई किस किस की नियुक्ति करता है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, किस किस को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, और वो अपॉइंटमेंट है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस की, जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज हैं उनकी नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति, गवर्नर राज्यपाल जो हर स्टेट में भेजे जाते हैं, इलेक्शन कमिश्नर, विदेशों में एम्बेसडर राजदूत, दूसरी कंट्री के राजदूतों को भी हमारे यहाँ ग्रहण करते हैं, सभी तरह की इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, संधियां सब उनके नाम पे, प्रेसिडेंट के नाम पर होती हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी प्रेसिडेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से छोटे छोटे निकलेंगे कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, किस किस की नियुक्ति करता है, कौन कौन इसके इलेक्ट्रॉन कॉलेज में शामिल होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल द पावर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मैंने बताया आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा जो प्रधानमंत्री की एड एंड एडवाइस से काम करेगा। प्रधानमंत्री नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी, प्रधानमंत्री की अकेले की सलाह नहीं होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसमें जो आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वो भी इसका अंग है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ओके, तो सारे काम उसके मर्जी से किए जाते हैं, उसके कंसिडर उसके अनुसार किए जाते हैं, उनकी सलाह के बगैर। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन, एक बार उस एडवाइस को वो वापस रिकंसिडर के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। बट अगर बाद में ये एडवाइस दोबारा राष्ट्रपति के पास जाती है तो आप उस एडवाइस को मानना ही पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते। ठीक है, तो इनके पीछे बहुत स्टोरीज हैं, वो अभी टाइम नहीं है, फिर कभी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली ए बिल पास्ड बाय प्रेसिडेंट बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव असेंट टू इट। प्रेसिडेंट की एक शक्ति और है, देखो मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का भी मेंबर है ना। तो पार्लियामेंट में बिल पेश होते हैं, मान लो दोनों सदनों ने बिल पास कर दिए, दोनों हाउसेज ने, तो क्या बिल एक्ट बन गया? बिल जो कानून का रूप धारण करता है वो एक्ट कहते हैं। क्या एक्ट बन गया? नहीं। जब तक प्रेसिडेंट अपनी स्टैंप नहीं लगाता तब तक बिल एक्ट नहीं बनता। उसके बाद उसके लिए 3 पावर हैं प्रेसिडेंट के पास। एक तो वो साइन कर सकता है, पहली बात तो कई बार साइन कर देता है। दूसरा है कि साइन ना करे और पुनर्विचार के लिए भेज दे, भाई रिकंसिडर कर लो इस बिल को। ठीक है, अगर रिकंसिडर करने के बाद दोबारा से पार्लियामेंट में वो पास होकर बिल वापस चला जाता है राष्ट्रपति के पास, फिर राष्ट्रपति कंपलसरी है कि वो बिल को साइन कर दे। ठीक है, और तीसरा है पॉकेट वीटो, एक अधिकार है पॉकेट वीटो। इसका मतलब है कि जेबी अधिकार जिसे बोलते हैं, कि आप उस पे साइन ना करो, ना आप रिस्पॉन्स दो, ना वापस भेजो, क्योंकि भारत के संविधान में समय नहीं दिया गया, टाइम नहीं दिया गया राष्ट्रपति के लिए कि आप इतने समय के लिए, इतने समय तक बिल को अपने पास रख सकते हो, आपको इतने समय के अंदर साइन करना होता है। ऐसे बिल कई बार राष्ट्रपति के पास रह जाते हैं, साइन नहीं करता राष्ट्रपति। इस तरह से एक बड़ी पावर है कि वो बिल भी रोक सकता है। मैं 1-2 उदाहरण आपको देती हूँ। मान लो अभी जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल सेटअप है वो चेंज करने वाला बिल आया, जिसमें 370 जो धारा थी उसमें चेंज करना था, राष्ट्रपति ने उसको साइन कर दिया। ये एक पहली पावर है कि उसने साइन कर दिया। एक बिल आया था जब कांग्रेस सरकार थी, सोनिया गांधी के थोड़ा सा ये हुआ था कि वो 2 पद, लाभ के पद पर
थी। तो ये कहा जाता है कि दो अगर एमएलए एमपी है, दो लाभ के पद पर नहीं हो सकता इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस पे थोड़ा सा हंगामा हुआ संसद में। तो कांग्रेस सरकार को यह था कि सोनिया गांधी की ये पोजीशन ना जाए। उन्होंने बिल पारित किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला कि जिस पद पे सोनिया गांधी है उसको लाभ का पद ना माना जाए। उस टाइम अब्दुल कलाम जी हमारे राष्ट्रपति थे, बड़े समझदार व्यक्ति थे, नॉन पॉलिटिशियन व्यक्ति थे। उन्होंने ये बिल वापस कर दिया कि नहीं आप ऐसा ना करो, ये नैतिकता के खिलाफ है। लेकिन कांग्रेस सरकार इतनी वो थी इस बारे में, एगर थी कि नहीं मुझे तो ये बिल पास करना है। तो बिल दोबारा से संसद में रखा गया, पास करके दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति को साइन करने पड़े। अक्सर ये हो जाता है, अक्सर होता है कि प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बहुत ही सम्मान का पद है। बहुत सारी सरकारें ऐसी होती हैं कि वो अगर राष्ट्रपति वापस भेजता है तो हिम्मत नहीं कर पाती सरकारें। उनको लगता है कि अगर प्रेसिडेंट गलत कह रहा है तो हमें नहीं करना चाहिए। बट उस समय एक ऐसी बात हुई, थोड़ी सी नैतिकता कम हुई सरकार की, कि उन्होंने बिल को वापस पास करके भेज दिया और राष्ट्रपति को मजबूर किया कि आप साइन कीजिए। एक उदाहरण था कि पॉकेट वीटो का कैसे इस्तेमाल कर सकता है वो पॉकेट वीटो का। राजीव गांधी ने एक डाकखाना से संबंधित बिल पास किया था। आपको पता है हमारे संविधान में लाइफ और लिबर्टी का अधिकार है, उसके तहत किसी के भी व्यक्ति का लेटर नहीं पढ़ सकते, इस तरह से। उसमें थोड़ा सा सरकार अमेंडमेंट करना चाह रही थी, राजीव गांधी के टाइम की बात थी, और उन्होंने ये बिल संसद में रखा, पास किया। बट जो ज्ञानी जैल सिंह थे, ज्ञानी जैल सिंह थोड़े से मजबूत किस्म के व्यक्तित्व थे, उन्होंने इनकार कर दिया राजीव गांधी के बिल को पास, मतलब इनकार भी नहीं किया, अपनी पॉकेट में रखा और वो बिल वापस ही नहीं भेजा। तो बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास ही रह गया। तो इससे बड़ी खींचतान भी हुई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया कि 3 पावर राष्ट्रपति की होती हैं। The president can ask council of minister to reconsider its advice, but if the same time advice is given again, this is bound to act according to it. Similarly, a bill passed by parliament become a law only after the president give assent. देखो ये तो काउंसिल में कोई प्रस्ताव पास किया जाता है उसकी बात है, बट संसद में बिल अलग ढंग से पास किया जाता है। तो बिल से रिलेटेड क्या है? ए बिल इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम ए लॉ ओनली आफ्टर प्रेसिडेंट गिव एसेंट। एक बिल तभी एक एक्ट बन सकता है जब राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति गिव इफ द प्रेसिडेंट वांट्स सी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। राष्ट्रपति की मर्जी है, वो उसे डिले कर सकता है। मैंने बताया कि टाइम निर्धारित नहीं है कि कितने समय के अंदर उसे करना है साइन, और उसे रिकंसिडर वापस भी भेज सकता है। बट इफ द पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन सी हैज टू बी साइन। लेकिन अगर बिल दोबारा से साइन करती, अगर दोबारा भेजती है पार्लियामेंट पास करके, तो उसे साइन करने ही पड़ते हैं। सो यू मे वंडर व्हाट दैट द प्रेसिडेंट रियली डू। तो आपको जानकर हैरान रह जाओगे कि वास्तव में कोई काम करता है या नहीं प्रेसिडेंट। ठीक है, ए लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव बिल अगेन हो गया। ये कैन सी डू एनीथिंग ऑन हर ओन इट्स ऑल। क्या ये अपने आप भी कुछ करता है? यस, बहुत सारे काम है जो राष्ट्रपति अपने आप करता है। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, लेकिन किसको? जिसको मेजोरिटी हो। बट मान लो किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं हो, तो क्या करेगा? फिर प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी होगी, अपनी इच्छा है, उसकी पावर है कि वो या तो बहुमत दल के नेता को, जिसको मान लो बहुमत ना मिली हो लेकिन सबसे ज्यादा सीटें मिली हो, या सबसे ज्यादा सीटों वाले कोएलिशन को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ के लिए बुला ले, सरकार बनाने का आमंत्रण दे दे। When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercise his discretions. अगर लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो राष्ट्रपति अपनी डिक्रेशन की पावर को एक्सरसाइज करता है।
द प्रेजिडेंट अपॉइंट ए लीडर हु इन हर ओपिनियन कैन मस्टर मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा। उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुलाता है जिसको लोकसभा में सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हों, सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त हों। इन सच ए केस द प्रेजिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजोरिटी सपोर्ट इन लोकसभा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। और ये भी कह सकता है कि भाई 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए, मतलब 273 सीटों का जो आंकड़ा है वो दिखाइए हम। अब कई देशों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब वहाँ प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जैसे अमेरिका, आपने देखा होगा अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे तो इतना बड़ा हंगामा मचा हुआ था। तो वहाँ चुनाव भी अलग तरीके से होता है और पावर भी अलग ज़्यादा होती हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल राष्ट्रपति माना जाता है यूएस के राष्ट्रपति को। प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनेबल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब विश्व में और भी प्रेसिडेंट है, जरूरी नहीं कि वो इंडिया की तरह नॉमिनल पावर ही रखते हों। इन मैनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे देशों में द प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ अलग अलग हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, लेकिन कई जगह तो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति है वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी वही है, हेड ऑफ द प्रेसिडेंट भी वही है। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। यूएस का प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना जाता है। ही पर्सनली चूज एंड अपॉइंट ऑल द मिनिस्टर। ये नहीं है कि वहाँ वोट ही जो बिडेन और ट्रंप को डाले गए, नहीं, उनके हर राज्य में कैंडिडेट खड़े हुए थे उस पार्टी के और राज्य ने उनको वोट दिए, उन्होंने फिर इन राष्ट्रपति को दिए। यहाँ मान लो पब्लिक है, राज्य है, स्टेट है अलग अलग अमेरिका की, इन स्टेट में इनके प्रतिनिधित्व खड़े हैं और वो प्रतिनिधि फिर प्रेसिडेंट को वोट देते। यहाँ वहाँ ये भी नहीं है कि मान लो डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर वोट दिए किसी कैंडिडेट को, किसी राज्य के पब्लिक ने, वो जाके जो बिडेन को दे सकता है। बिल्कुल वहाँ ऐसा है। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ही पर्सनली चूज एंड अपॉइंट ऑल द मिनिस्टर। और वो क्या है, अपने आप के मिनिस्टर तो वहाँ बोलते नहीं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऐसे बोलते हैं। और वो जरूरी नहीं उनकी पार्टी के हो, वो बाहर से पार्टी या पार्टी से बाहर का भी कोई मेंबर चुन सकता है। द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय द लेजिस्लेचर कॉल्ड कांग्रेस इन यूएसए। और जो काम है वहाँ कानून बनाने का वो कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस में 2 सदन है, हाउस ऑफ पीपल और सीनेट। बट द प्रेसिडेंट कैन वोट एनी लॉ, वीटो एनी लॉ। और कांग्रेस वहाँ भी प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है, जैसे हमारे यहाँ पॉकेट वीटो है ना, इसी तरह किसी भी कानून को वो वीटो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ कांग्रेस एंड नाइदर ही इज आंसरेबल टू देम। हमारे सिस्टम में और उनके सिस्टम में फ़र्क ये है कि जो हमारे यहाँ लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है और ये डर रहता है प्रधानमंत्री को कहीं लोकसभा में बहुमत ना खो दें, 3-4 लोग इधर उधर ना हो जाएं तो हमारी सरकार गिर जाएगी। वहाँ ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस में हो सकता है कि उनकी पार्टी को बहुमत ही ना हो, वो कांग्रेस का मेंबर हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ फर्क पड़ता है। हमारे यहाँ 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना पड़ता है। प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि उसी पार्टी का मंत्री चुने, वो उसका मेंबर हो भी सकता है, कांग्रेस का मेंबर नहीं भी हो सकता है। मेजोरिटी लोकसभा में, हाउस ऑफ पीपल में या सीनेट में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसका 4 साल का पीरियड है, 4 साल से पहले उसे कोई नहीं हटा सकता। सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा हटा जा सकता है। इम्पीचमेंट एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, तो उनके राष्ट्रपति के पास ये नहीं होता कि कहीं कभी न कभी उनको हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो। उसके अलावा मेजोरिटी हो या ना हो कांग्रेस में, तब भी वो राष्ट्रपति बनता रहता है। दिस मॉडल इज फॉलोड इज द मोस्ट ऑफ द कंट्री इन लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन। बहुत सारे लैटिन अमेरिका के देशों में, सोवियत यूनियन के देशों में बहुत यही मॉडल अपनाया गया था। वहाँ प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है, उसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। इस तरह की गवर्नमेंट को
जो हमने लिया है वो ब्रिटेन से लिया है, पार्लियामेंट्री मॉडल है हमारे यहाँ। पार्लियामेंट में जिस दल को बहुमत मिलता है वहाँ हमारे देश में सरकार बनती है उस राज्य में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।